ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास. ठीक है, यहाँ से अपन ने लास्ट इसमें देखा था, वी डिस्कसिंग कंप्यूटिंग कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. बेसिकली यहाँ पे व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डू नॉट चेंज, तो उस केस में जो वॉल्यूम टर्म होता है दैट एक्चुअली गेट कैंसल्ड अप, इजंट इट. और अपने को ये वॉल्यूम वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होता है किसी भी रिएक्शन में दे आर सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, एंड वी ऑल्सो सॉ दिस एग्जाम्पल, या लास्ट इसमें ही देखा था ये एग्जाम्पल. सो मूविंग ऑन, यहाँ पे अपन केस 2 डिस्कस करते हैं. देर इज़ अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं अपन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, सो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज होते हैं. सो इज एग्जाम्पल ऑफ दैट बेसिकली, इजंट इट. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट. रिमेंबर यहाँ पे Kp और Kc की वैल्यू जो है वो अलग रहेगी. जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेल्टा Ng अपना 0 होता है, सो Kp इज इक्वल टू Kc. ओके, सो इसेंशियली व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस केस में Kp इज इक्वल टू Kc, इजंट इट. व्हेन डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में Kp इज नॉट इक्वल टू Kc. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली समथिंग वी गोना डिस्कस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वी सेइंग देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों की वैल्यू अलग रहेगी. ओके, हियर इज द इक्वेशन फॉर दैट. बेसिकली यहाँ पे इनिशियल प्रेशर अपन P0 ले रहे हैं, बेसिकली द वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, इजंट इट. तो अपना जो इक्वेशन है Kp इक्वल टू Kc वाला, ऑलराइट, सो बेसिकली अपना जो इक्वेशन है दैट इज Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n. ओके, डेल्टा n, इजंट इट. अब यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी, +1. ओके, सो डेल्टा Ng, तो ये हो जाएगा बेसिकली दिस इक्वेशन Kp इक्वल टू Kc RT. ओके, दैट इज़ द इक्वेशन. और Kc अगर निकालना है तो वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक दिस, Kc इक्वल टू Kp RT टू द पावर -1. ठीक है ना. वॉल्यूम हमको यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, इजंट इट. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट. मतलब प्रेशर चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट अदरवाइज, इजंट इट. यहाँ पे अपने को जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये देखना है कि प्रेशर चेंज होना है, इजंट इट. बिकॉज यहाँ पे जैसे 1 मोल है, ओके, 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल आ रहे हैं, तो प्रेशर विल बेसिकली डबल. ओके, और उसी केस में Kp और Kc का वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है दोनों तरफ, Kp एंड Kc आर गोइंग टू बी सेम. ओके, ये ध्यान में रखो, व्हेन द प्रेशर इज सेम Kp इज इक्वल टू Kc, या व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये तो उस समय प्रेशर चेंज हो रहा है बेसिकली, उस समय वी विल सी द डिफरेंस इन द प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द Kp एंड Kc की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. Okay, so that is the equation we get for this particular reaction. All right. When you solve the problem, when this is the situation, इस तरह का situation आता है, जब भी तुम problem solve करते हो, make sure to use the concentrations in the equilibrium calculations. ठीक है, यहाँ पे भी moles तुम सिर्फ use नहीं कर सकते, तुमको concentrations use करने हैं terms. तो you always divide the number of moles divided by जो कॉन्सेंट्रेशन है. कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है, काफ़ी बार दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं है. यू जस्ट यूज़ द कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ओके, यू जस्ट यूज़ द कॉन्सेंट्रेशन इन द इक्वेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन लेट्स डू दैट. यू हैव क्या था, N2O4 है ना, गिव्स यू 2NO2. ये वाला इक्विलिब्रियम ले रहे हैं अपन, मान लो. लेट्स से कि वी स्टार्टेड विथ सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. ओके, सो मैं इसको m लिख रहा हूँ. ओके, इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल m कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0. ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा m, मान लो x रिएक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया था m - x, और ये हो जाएगा 2x. ओके, and now you write the Kc equation. Kc is equal to NO2 का concentration to the square divided by N2O4, ये हो गया. और अब वैल्यूज़ रख दो इसकी, 2x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय m - x, और इसको सॉल्व कर लो.
एक्स के लिए सॉल्व कर लोगे तो तुमको कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही डिफिकल्टी जाता है, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट यू फाइंड दैट देयर इज़ अ पैटर्न टू इट, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द कॉन्सेंट्रेशन। ये इस तरह का चार्ट जो है या टेबल जो है वो बना लो और उसके हिसाब से केसी का इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे की पॉइंट है कि तुमको केसी का इक्वेशन प्रॉपरली लिखते आना चाहिए। वी राइट दिस बेसिकली फॉर गैसेस, रिमेंबर दैट, ओके। और उसका कॉन्सेंट्रेशन अपन इस तरह से लिखते हैं, ओके। कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने हैं एंड यू गॉट द इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट एक्चुअली, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, सारे के सारे गैशियस फेज में रहेंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन फेज में रहेंगे, एक्वियस फेज में जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। एक ही फेज में है बेसिकली, इसको बोलते हैं अपन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। जनरली इस तरह का अगर इक्विलिब्रियम तो अपने को स्टेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली इन एक्वियस फेज और ऑल ऑफ दीज आर इन गैशियस स्टेट। तो ये अपने को मालूम रहने की वजह से वी डोंट एक्चुअली नीड टू हैव एनी प्रैक्टिस, राइट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनियस अगर है बेसिकली, सो नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं या सॉल्वेंट जो होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स लिखना ज़रूरी हो जाता है सो दैट वी डोंट मेक अ सिली मिस्टेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या। सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्योर सॉलिड होते हैं या लिक्विड्स होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन अपने को इंक्लूड नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। सॉल्यूशंस का अपन लेते हैं, राइट, जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते हैं, बट नॉट फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया ना? सो नेवर इंक्लूड एनी ऑफ दीज इनटू द कैलकुलेशन, ओके। तो इसीलिए अपन हेट्रोजीनियस में जब लेते हैं तो वी नीड टू टेक दीज इन। आजकल जनरली ये कॉन्सेंट्रेशंस कहीं दिए भी नहीं होते बेसिकली, बिकॉज एवरीबडी सपोज टू नो दिस, दैट इज प्रॉब्ली, लेकिन इट कुड मेक अ वेरी गुड ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। तुमको दे दिया कॉन्सेंट्रेशन एंड यू आर जस्ट यूजिंग इट इन द तुम्हारा जो भी कैलकुलेशन है, जैसे लिक्विड का दे दिया है कॉन्सेंट्रेशन, बट इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 100%, है ना। सो वो तो अपन यूज़ ही नहीं कर सकते। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 100%, वो भी अपन यूज़ नहीं कर सकते, ओके। बट सम हाउ मे बी दे कैन यूज़ इट इन अ ट्रिक क्वेश्चन एंड यू आर वंडरिंग कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं दिया है, बट यू नो दे विल नेवर गिव इट बेसिकली। बाय कन्वेंशन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं? 1, रिमेंबर, ओके। वी ऑलवेज टेक दैट कॉन्सेंट्रेशन एज 1। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है, इजंट इट। अब यहाँ पे जब भी अपन इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम लॉ लिखेंगे, सो Kc इज इक्वल टू, ओके, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये है ना, इट्स अ सॉलिड, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे अपन? 1। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ऑल्सो सॉलिड, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? 1। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम लॉ क्या बन रहा है इसका? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं अपन, देयर इज नो अदर गैस ऐसा अज्यूम करके इमेजिन कर रहे हैं, या फिर जो एयर का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऐसा लेते हैं तो टोटल प्रेशर जो रहेगा दैट बेसिकली इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट। दोनों सेम ही रहने चाहिए, बट यू नो अगर दिया है you can actually subtract the air pressure from total pressure and what you get is a partial pressure of carbon dioxide। मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर कर रहे हो तुम, एक्सपेरिमेंटली अगर तुमको बोला है कि ये रिएक्शन का Kp निकालो, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, ओके, डैम इजी। क्यों? क्योंकि यू जस्ट टेक स्टार्टिंग प्रेशर, ठीक है, स्टार्टिंग प्रेशर, और ये रिएक्शन को हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को, एंड यू लेट इट गो अंटिल वट एवर जो डेजिग्नेटेड तुम्हारा टाइम है वो करोगे तुम, और उसके बाद तुम मेजर करोगे कि प्रेशर कितना है, ठीक है ना। दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो तुम्हारा केपी मिल गया तुमको। अब केपी मिल गया तो केसी कैसे निकालोगे, ठीक है ना। केपी मिल गया तो केसी इज इक्वल टू केसी, है ना, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन, आर टी डेल्टा एन, ठीक है। तो केसी निकालना है तुमको, इजंट इट। सो ये निकाल लो यहाँ से। बेसिकली डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में देर इज नो गैस, इजंट इट। सो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1, वो रख दो यहाँ पे और केसी की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है क्या? सो दैट इज हाउ you deal with heterogeneous so that is how you deal with heterogeneous equilibrium, ठीक है। You always should ignore the concentrations of solid and pure liquid। अगर कोई सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन तुम इग्नोर करोगे। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते नहीं है, ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन कर रहे हैं अपन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मान लो, जैसे ईथर का हाइड्रोलिसिस या शुगर का हाइड्रोलिसिस, है ना, शुगर प्लस H2O एंड व्हाट यू गेट इज ये शुगर अपना बोले तो सुक्रोज हो गया ना, 2 ग्लूकोज, ठीक है, ये सब मिल रहा तुमको। नाउ दिस इज बेसिकली द सॉल्वेंट। जब भी तुम इक्विलिब्रियम लिखोगे तो सॉल्वेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम नहीं लिखोगे, बिकॉज सॉल्वेंट इज बेसिकली नथिंग बट प्योर लिक्विड। इन मोस्ट केसेस इट इज़ अ प्योर लिक्विड, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 लेते हैं बेसिकली, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड सॉल्वेंट, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं अपन 1। दे डोंट शो अप ऑन इक्विलिब्रियम लॉ इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम देखा था, इजंट इट। अब इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनामिक्स डेफिनेटली आना है। यू गाइज रिमेंबर देयर वाज अ इक्वेशन दैट इज बेसिकली जो अपन ने इक्वेशन लिया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NRT ln K, ठीक है। ये जो KC मेरे ख्याल से निखिल ने पूछा भी था कि व्हाट इज KC सर, या K क्या है। इट्स दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये डेल्टा जी नॉट है एक्चुअली, सॉरी, ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है एंड वी गेट दैट इक्वेशन, ओके। सो यही इक्वेशन अपने को यहाँ पे भी आता है बेसिकली। हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी जो है इसका देयर इज़ अ रिलेशनशिप, इट्स बहुत गहरा नाता है दोनों का, ठीक है। और इसी को अपन एक चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट गो टू द डायग्राम। सो लेट्स से देयर इज़ अ रिएक्शन, सम रिएक्शन A to B। सो ऑब्वियसली हम थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। विल ए कन्वर्ट टू बी और नॉट, ठीक है। सो इसेंशियली वी सीइंग इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट। ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देर इज सम डेल्टा जी वैल्यू, ओके, गिब्स एनर्जी का कोई वैल्यू है यहाँ पे। लेट्स कॉल दिस एज G1, ओके, गिब्स एनर्जी एट स्टेट 1 एंड देन वी कैलकुलेट डेल्टा जी एट दिस पॉइंट, ओके। ये एक वैल्यू है, इसको अपन G2 बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज विल इट गो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1 करना पड़ेगा अपने को, isn't it? Right? In this particular case, what is happening with the Gibbs free energy? The value is actually decreasing. अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब G1 is greater than G2, यही हो रहा है, isn't it? Gibbs free energy G1 स्टेट में ज़्यादा है, G2 स्टेट में कम है। तो अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो डेल्टा जी कैसा रहेगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन यहाँ से यहाँ आएगा, isn't it? It will go from G1 state to G2 state, isn't it? Now, will it go from this state to this state? Yes, because again it is, you know, Gibbs free energy is decreasing. अगर Gibbs free energy decrease हो रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। And this is going to keep on happening, okay? Now what is happening with the equilibrium constant? Equilibrium constant अपन ने x axis पे लिया है basically, and what you see is यहाँ पे
this is the this is actually reaction quotient Q1, this is Q2, this is Q3, so on and so forth. तो देखो Q जो है reaction quotient is actually increasing. What that means is that कि product का concentration increase हो रहा है और reactant का concentration decrease हो रहा है, isn't it? तभी तो reaction quotient increase होगा. अब ये ऐसा क्यों होगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, इजंट इट? इट इज़ गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द गिब्स फ्री एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इसीलिए क्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ओके, इन स्टेजेस. ठीक है, ये इंक्रीज होते रहेगा, बट एट सम पॉइंट इट विल बेसिकली स्टॉप, राइट? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पे इसका जो फॉरवर्ड मोमेंट जो है वो रुक जाएगा. द रीजन फॉर दैट, नाउ द डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. ये केस में इस रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो 0 है, इजंट इट? अगर गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो गया तो अपन क्या बोलेंगे फिर? जो Q है दैट हैज़ रीच्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो वी से Q इज इक्वल टू K. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे बेसिकली फॉर एनी रिएक्शन. For any reaction at equilibrium, delta G will always be equal to 0 and Q will become K. ठीक है, बेसिकली सो रिएक्शन क्वोशंट है वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दिस कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. इस डायरेक्शन से अगर जाता हूँ मैं, ओके, सो दिस इज लेट्स से G1 अगेन. ठीक है, लेट मी जस्ट यूज अ स्लाइटली डिफरेंट कलर. सो दिस इज G1, ओके, एंड दिस इज G2. ठीक है, एंड यहाँ पे ये इसकी जो एनर्जीज है ये इधर मैं दिखा सकता हूँ, है ना, इस लाइन से. सो यू कैन सी दैट, या. और इफ आई गोइंग इन दिस डायरेक्शन अगेन, डेल्टा जी इज डिक्रीजिंग, मतलब डेल्टा जी कैसा हो गया? नेगेटिव है. और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ऑलराइट, व्हाट हैपन्स टू द क्यू वैल्यू? इस केस में दिस इज Q1, दिस इज Q2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इजंट इट? सो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, इजंट इट? यहाँ पे क्यू वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ओके, इन दिस डायरेक्शन क्यू वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इन दिस डायरेक्शन द क्यू वैल्यू इज डिक्रीजिंग. कब तक डिक्रीज होगी? जब तक यू डोंट गेट इनटू एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जब ये दोनों चीज़ें वैलिड नहीं होती फॉर दैट रिएक्शन. समझ में आया क्या? ओके, सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, फ्रॉम द फॉरवर्ड एज वेल एज फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन. बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहे तो क्यू वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे तो क्यू वैल्यू डिक्रीज होगी. कब तक डिक्रीज होगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. ओके, मेक सेंस? समझ में आया ना? यहाँ पे दैट इज द लोएस्ट एनर्जी. अब देखो यहाँ से अगर जैसे मान लो आई केम इन दिस डायरेक्शन, ओके, वी आर गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी आर गोइंग इन अ फॉरवर्ड एंड नाउ वी केम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ ये डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा जी अभी इंक्रीज हो रहा है ना, डेल्टा जी अभी इंक्रीज हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डेल्टा जी अभी जी इंक्रीज हो रहा है ना, गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा जी जो है अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इस डायरेक्शन में. डेल्टा जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन दैट डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस कैन नॉट हैपन. तो रिएक्शन यहीं पे आके रुक जाएगा. दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज बेसिकली K. Okay, so from either direction we are basically trying to reach that K. Understood? The जो difference होता है अपना from reactant to product, that is what we call as delta G. Okay, standard state में इसलिए क्योंकि reactant to product standard state में ना, इसलिए इसको बोलेंगे standard Gibbs energy. Alright, from reactant to product. Okay, इतनी energy basically liberate होगी. Okay. राइट, सेम जो मैंने अभी तुमको बताया वही है. यहाँ पे डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. दिस इज़ सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ, जस्ट प्रोडक्ट जो है वो हायर साइड में है एंड ये जो है वो लोअर साइड में है. ठीक है ना, लोअर एनर्जी स्टेट में है बेसिकली. एंड अगेन बेसिकली रिएक्टेंट्स जो है दे गो इन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इक्विलिब्रियम है दैट इज एक्चुअली मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इजंट इट?
रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स डोमिनेट करेंगे। इसके पहले वाले एग्जांपल में प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहे थे। सो इफ यू लुक हियर, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं ना, जो इक्विलिब्रियम है दैट इज एक्चुअली ऑन द राइट हैंड साइड इन दिस पर्टिकुलर केस, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज बेसिकली whether you start from this side or whether you start from that side, it will always go to the point of minimum energy जहाँ पे delta G is equal to 0 and K becomes or Q becomes K, ठीक है। so that is basically the equilibrium principle, okay। so minimum energy state पे ही जाना है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका इक्वेशन अपन इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ओके, प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, आर टी एल एन क्यू ले रहे हैं अपन। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, बराबर है ना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू के सी। ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, दिस बिकम्स 0 and Q actually becomes Kc, and what you get is delta G is equal to minus RT ln Kc। ये इक्वेशन अपन ने इक्विलिब्रियम में भी देखा था, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो देर इज़ अ वेरी नाइस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड Kc, एंड एज यू कैन सी दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इजंट इट, नेगेटिव साइन की वजह से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, या फिर कैन से इन्वर्सली रिलेटेड टू के सी, ठीक है। अगर के सी ज़्यादा है तो डेल्टा जी कम रहेगा, बेसिकली उतना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, समझ में आया ना। जितना ज़्यादा के सी उतना कम या उतना ज़्यादा नेगेटिव बेसिकली तुम्हारा डेल्टा जी नहीं रहेगा। मतलब के सी अगर ज़्यादा है तो क्या, बेसिक के सी ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट डोमिनेट हो रहा है, इजंट इट। के सी की वैल्यू अगर ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट डोमिनेट हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे के सी जो है वो हाई है, इजंट इट, प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन जा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, इजंट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे के सी कैसा है, लो है, ओके। इट इज़ पॉजिटिव, ऑब्वियसली के सी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट। तो ये पॉजिटिव, लेकिन लो पॉजिटिव है, इट्स नॉट हाई, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, ऐसा समझ लो। अगर ये स्मॉल नंबर है तो प्रोडक्ट डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो डेल्टा जी का वैल्यू जो आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इजंट इट। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और इसके पहला जो रिएक्शन था उसमें डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। अगर रिएक्टेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नॉन स्पॉन्टेनियस अपन मान सकते हैं, इजंट इट। और उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ये रिएक्शन देखते हैं अपन, ये रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, ओके। So that is the equation that relates K with delta G, okay। जो अपन ने ग्राफिकली देखा था वही अभी यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे देख रहे हैं। ये समझ में आ गया, इज दिस क्लियर। इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, ठीक है। जनरली ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन काम में आता है, ये अपन देखेंगे आगे। सो के सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, या दिस इज़ द इक्वेशन यू विल यूज़ फॉर कैलकुलेशन, ओके। कैलकुलेशन के ये इसको अपन सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। सो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, अभी इसको नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी, ओके, एल एन, तो ये एल एन का हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 के सी, ओके। सो जब भी तुमको कैलकुलेशंस करने तो लॉग वाले इक्वेशंस यूज़ करो क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। केसी की वैल्यू हो सकता है, जैसे तुमको डेल्टा जी निकालने को बोला है, हो सकता है केसी की वैल्यू कोई होल नंबर दे दिया हो, है ना, 10, 100 ऐसा कुछ दे दिया हो, 1000, जिसका लॉग आसानी से निकल जाए, तो इट बिकम्स वेरी ईजी।
और तुमको हो सकता है कि इक्वेशन ऐसे ही पूछ ले बेसिकली, समटाइम्स दे जस्ट यू डोंट हैव टू डू एनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी फॉर्मेट में तुमको आंसर दिए होते हैं. सो व्हाट इज़ द वैल्यू रादर देन कैलकुलेटिंग, जस्ट गिव यू द एंटायर फॉर्मेट ऑफ इट. ये तुम्हारा जो आंसर है उसका ये फॉर्मेट है, वो सिलेक्ट करो करेक्ट फॉर्मेट. ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपन देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बेसिकली देयर आर टू कांस्टेंट्स Kc एंड Kp. ये दोनों की यूनिट्स अपने को देखने हैं. ठीक है, वैसे तो इनकी कोई यूनिट्स नहीं है बिकॉज दे आर कांस्टेंट्स, राइट, बिकॉज दे आर रेशोज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है ना, न्यूमरेटर में भी रेशो होता है, डिनोमिनेटर में भी, सॉरी न्यूमरेटर में भी कॉन्सेंट्रेशन एंड डिनोमिनेटर. सो कॉन्सेंट्रेशन के रेशो रहने की वजह से दे डोंट ऑफिशियली डोंट एक्चुअली हैव यूनिट. लेकिन जैसे अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिए थे, एग्जाम्स क्वेश्चंस आए थे, अपने प्रैक्टिस में भी आते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ Kc और Kp. तो इसेंशियली इट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन इटसेल्फ. जैसे कोई ये इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इसका अपन इक्विलिब्रियम लॉ इस तरह से लिखेंगे अपन, Kc इज इक्वल टू, है ना. अब ये जो है कॉन्सेंट्रेशन, सो ये हो जाएगा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मोल्स पर लीटर है बेसिकली. तो इसको मैं मोलैरिटी में लिखता हूँ. ठीक है, तो मोलैरिटी स्क्वायर हो जाएगा, ये मोलैरिटी हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एक m कैंसिल हो गया, सो मोलैरिटी विच इज़ नथिंग बट मोल्स पर लीटर. ठीक है, सो दैट इज़ द यूनिट ऑफ Kc इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अगर मान लो कोई ये इक्वेशन है A to B, ठीक है, A to B है, सो इसमें क्या यूनिट है इसका, सो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A कॉन्सेंट्रेशन. Kc या Kp कुछ भी लिख सकते हो तुम. ठीक है, सिर्फ इतना है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे Kp ले लिया, ये गैसेस है मान लो, ये गैसेस है, तो Kp अगर ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अभी ATM लूँगा. ठीक है ना, कि दोनों का, तो यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, सो लेट्स से कि दीज आर गैसेस. ओके, एंड वी राइट द Kp इक्वेशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम लॉ. लिखते हैं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A. ठीक है, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ATM में, ये भी ATM में. सो इस केस में Kp इसको यूनिट नहीं है, नो यूनिट्स. ओके, सिमिलरली इफ आई कैलकुलेट द Kc कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ करेंगे रेशो, यहाँ पे भी इस केस, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देर इज़ नो यूनिट फॉर Kp और Kc. ठीक है, इस तरह की इक्वेशन में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आ रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, वहाँ पे इसका कोई यूनिट रहेगा और ये अपने को निकालना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं इस तरह का इक्वेशन लेता हूँ, मान लो, सो लेट्स से समथिंग लाइक 2NO2 गिव्स यू N2O4. इसमें Kc या Kp का यूनिट क्या है, दोनों निकाल सकते हैं बिकॉज दीज आर ऑल गैसेस एक्चुअली. ओके, सो Kc निकाल रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा N2O4 है ना, इसका स्क्वायर नहीं है, नीचे में स्क्वायर आएगा, NO2 स्क्वायर. ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन लेंगे जैसे मोलैरिटी में ले रहे हैं. ठीक है, ये हो जाएगा मोलैरिटी स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/m, मतलब मोल्स पर लीटर हो गया, ये 1/1 मोल्स पर लीटर. ओके, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल. तो दैट इज़ द यूनिट ऑफ Kc इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, अगर ATM में लेना है आपको, ना पार्शियल प्रेशर के, इसमें लेना है, तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, सो Kp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और इसका स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ATM में और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर का, तो ये ATM स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये एक ATM ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा पर ATM. दैट इज़ द यूनिट ऑफ Kp इन दिस पर्टिकुलर. तो इक्वेशन से तुमको यूनिट निकालना है. ठीक है, प्योर सॉलिड लिक्विड जब भी होते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम 1 ही लेते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वी डोंट एक्चुअली यूज़. ओके, टू गिव एन एग्जांपल, CaCO3 गिव्स यू CaO प्लस CO2. ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा Kc का, Kc इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इनका तो अपन हम कॉन्सेंट्रेशन ही 1 लेते हैं, इजंट इट. सो ये जो रहेगा दैट इज बेसिकली गोइंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. सो Kc का यूनिट क्या रहेगा, मोल्स पर लीटर. ओके,
एंड केपी का यूनिट भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ओके, इनका ले ही नहीं रहे अपन, सो ये हो जाएगा ATM। समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें लेके कोई कन्फ्यूजन है क्या? यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है वी गोना लुक एट एन एग्जांपल। दिस एग्जांपल हैज़ नथिंग टू डू विद द यूनिट्स ऑफ बेसिकली केसी, क्योंकि जस्ट फॉलोइंग आफ्टर दैट, बट इट हैज़ टू डू विद द डेल्टा एच और डेल्टा एस जो अपन ने जो अपन ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, ठीक है, और उसका रिलेशनशिप विथ इक्विलिब्रियम। ओके, सो उसको लेके ये एग्जांपल है। सो इक्वेशन दिया है बेसिकली, दैट इज़ द इक्वेशन, हेबर प्रोसेस दिया है, और ये दिया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना दिया है, ठीक है, -46.2 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपीज दी है नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया, तीनों की एंट्रोपी दी है बेसिकली। हमको पूछा है एस्टिमेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc, ठीक है, Kp और Kc अपने को निकालना है फ्रॉम दिस इक्वेशन। इट्स एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है सिर्फ कि अगर मान लो मेरे को Kc निकालना है या Kp निकालना है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ओके सॉरी, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, ठीक है। अब ये इक्वेशन के लिए मेरे को दो में से एक मालूम रहना चाहिए, एंड वी नो कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln Kp, ठीक है, ये अपने को मालूम है। सो वी कैन कैलकुलेट दैट एंड देन सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन, ठीक है, और फिर मैं Kc निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, बट हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट निकालना है, सो वी नीड अनदर इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ठीक है। तो देखो कैसा जा रहे हैं अपन, ओके, वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा जी नॉट फर्स्ट यूजिंग दिस इक्वेशन, फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट Kp एंड फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट Kc, ठीक है, दैट इज द फ्लो ऑफ आवर पाथ। ओके, नाउ डेल्टा जी निकालने के लिए आई नीड डेल्टा एच एंड T डेल्टा S। अब डेल्टा एच कैसा निकालेंगे और डेल्टा एस कैसा निकालेंगे, ये अब डेल्टा एस निकालना बड़ा आसान है फॉर दैट रिएक्शन, राइट। डेल्टा एस के लिए एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्शन अपन यूज़ करें, ये इक्वेशन अपन यूज़ करें, ठीक है। डेल्टा एस अपन निकालते हैं, ओके, डेल्टा एस एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपीज सबकी दी है ये रिएक्शन में, है ना, तो एंट्रोपी ऑफ अमोनिया विच इज़ गिवन माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो एंट्रोपी मेरे को मिल जाएगा। उसी तरह से एंथैल्पी निकालना है। अब एंथैल्पी के लिए देखो ये अपन थर्मोडायनामिक्स के लॉ जो है वो यूज़ करते हैं बेसिकली। एंथैल्पी के लिए क्या करेंगे, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है, आई नीड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ओके, यस, बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन लिखेंगे सिंगल इसमें, इजंट इट, N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, और अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, इजंट इट। सो इट्स गोइंग टू बी 1/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3/2, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द, एंड इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये रिएक्शन मिलता है, तो डेल्टा जी जो रहेगा इसका विच इज़ -46.2, राइट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना, इस रिएक्शन का एंथैल्पी दिया है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच मेरे को मिलेगा, ओके, डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा एस मिल गया, टी अपने को मालूम है, डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी से Kp निकालो, Kp से क्या निकालना था, Kp से Kc निकाल लो, ओके, ये हो गया अपना, ठीक है, you can see that Kp वाला इक्वेशन, ओके, वी कैन ऑल्सो यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस एक्चुअली K, ठीक है, Kp एंड देन यूज दैट एंड कैलकुलेट Kc, ओके। सो ये जो है डेल्टा जी निकाल रहे हैं अपन विच इज़ 2 टाइम्स डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके, सिंपल है। डेल्टा एस निकाल रहे हैं बेसिकली which is enthalpy of product, which this is the enthalpy of ammonia 2NH3 था ना, minus enthalpies of sum of enthalpies of reactant, ठीक है। so total entropy आ रहा है इतना, remember this is in joule and this is in kilojoule, यहाँ पे गड़बड़ होती है because you know we forgot to change the units।
सबसे पहले ध्यान में रखना एंट्रोपी चेंज जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ यूजुअली इन जूल्स, ठीक है ना, यूजुअली जूल्स में ही होता है। और एंथैल्पी चेंज जो होता है वो हमेशा किलो जूल में दिया रहेगा तुमको, ओके। यूजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एंट्रोपी एंड एंथैल्पी में, ओके। एंड सो वी कैलकुलेट डेल्टा जी, ओके, दिस इज़ डेल्टा एच इन जूल्स, ठीक है ना, डेल्टा एच को मैंने जूल में ले लिया, माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और केयरफुली कैलकुलेट कर लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ डेल्टा जी इन जूल्स। अब वो इक्वेशन में रख दो, के पी वाले इक्वेशन में, एंड यू गेट के पी, ओके। और फिर ये वैल्यू तुम अपन क्या करेंगे, के सी वाले इक्वेशन में रखेंगे, के सी इज इक्वल टू के पी आर टी, और पावर में लेके जाएंगे -2 एंड वी गेट के सी। क्लियर है क्या? ओके। यहाँ पे देखो जब प्रैक्टिस करते हैं अपन ऑब्वियसली तो थोड़ा डिफ़िकल्टी अपने को कैलकुलेशंस में जाता है, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में ऐसे लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होते, वैल्यूज़ इजी होती है जनरली, काफ़ी बार तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू नीड टू सेट अप द इक्वेशन एंड गेट अ वेरी रीजनेबल लाइक अ सेटेड अप आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना। बट यू नीड टू डू दिस, ओके, मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस, बिकॉज फिजिक्स में तुम्हारे काम आता है, फिजिक्स में तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, राइट। सो अगर केमिस्ट्री में अगर कैलकुलेशंस आ रहे, प्रैक्टिस, भले ही केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम में तुमको लेंदी कैलकुलेशंस न आए, लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो तुमको फिजिक्स में इसका हेल्प होगा, ओके। क्योंकि देखो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर तो है ही है फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में इन जनरल तुमको सारे कैलकुलेशंस ही आते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ओके, मतलब के सी और के पी, ठीक है, एंड टेम्परेचर, ये दोनों का रिलेशनशिप देख रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ व्हाट वी सेड इन द बिगिनिंग, सबसे पहले क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। सो देर इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू, अगर टेम्परेचर सेम है, मान लो रूम टेम्परेचर है, और कोई भी रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका जो केसी का वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ओके। केसी बोलो या केपी बोलो, जो भी रिएक्शन है उसके लिए जो भी टर्म तुम यूज़ कर रहे हो, केसी या केपी, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ अ कांस्टेंट, समझ में आया। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तुम ये इमेजिन करो कि व्हाट डज कांस्टेंट एक्चुअली सिग्निफाई, ये केसी का जो वैल्यू है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरे को बताओ व्हाट द आंसर इज, व्हाट डज इट सिग्निफाई। फॉर एनी रिएक्शन यू हैव सम कांस्टेंट वैल्यू, केसी बोलो या केपी बोलो, व्हाट डज इट सिग्निफाई। केसी क्या बता रहा है अपने को, केसी बता रहा है कि रिएक्शन कहाँ तक जा रही है, एक्सटेंट क्या है रिएक्शन का, ठीक है ना। अब हमने थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है मतलब डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, तो इस तरह का रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होता है या हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके, तो लो टेम्परेचर पे ये फेवरेबल होता है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये लो हाई टेम्परेचर पे ये फेवरेबल होता है, इज़न्ट, ये अपन ने पढ़ा। अब इन जनरल ये देखा गया है, कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन रेट बढ़ता है, ठीक है, ये अपन काइनेटिक्स में देखेंगे कैसे अगर रेट बढ़ता है, लेकिन फेवरेबिलिटी जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होता है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम के लिए ध्यान में रखना कि ऑब्वियसली अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फ्रॉम थर्मोडायनामिक स्टैंड पॉइंट इट इज़ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डज हैव अ इफेक्ट नो ऑन द इक्विलिब्रियम। अगर मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसको मैं अगर हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूँ तो उसका इक्विलिब्रियम ही शिफ्ट हो जाएगा ना, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, इजंट इट। ये केस में इट इज़ फेवरेबल, मतलब द रिएक्शन इज फेवरिंग द प्रोडक्ट, राइट साइड में इक्विलिब्रियम है इसका। अगर मैं हाई टेम्परेचर करता हूँ तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इजंट इट। अभी रिएक्टेंट फेवर हो रहा है and that is the relationship between Kc and Kt, okay, T, sorry, that is the relationship between Kc and T, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है और उसका टेम्परेचर के साथ ये रिलेशनशिप है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन
राइट. इक्विलिब्रियम कैन आइदर शिफ्ट विथ टेम्परेचर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब प्रोडक्ट को फेवर कर सकता है या रिएक्टेंट को फेवर कर सकता है विथ द राइज इन टेम्परेचर. समझ में आ गया. और यही रिलेशनशिप हमको यहाँ पे समझना है. ओके, दिस इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, दिस इज क्वाइट ईजी. सो लेट्स टेक टू इक्वेशंस डेल्टा जी के. डेल्टा जी इज इक्वल टू, यू कैन सी दैट या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. ठीक है. और वी ऑल्सो नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इजंट इट. ये दो इक्वेशंस हमको मालूम है, ये एक और ये एक. तो डेल्टा जी के ही इक्वेशन है. सो आई कैन बेसिकली इक्वेट इट, राइट. एंड व्हाट आई गेट इज माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है. अब यहाँ पे टेम्परेचर अपन कांस्टेंट रखते हैं. लेट्स से वी चेंज द टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, उसको बोलेंगे टेम्परेचर T1 एंड देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. सो इसेंशियली फ्रॉम T1 टू T2 इंक्रीज कर रहे हैं अपन, इंक्रीज द टेम्परेचर. सो इसेंशियली T2 इज मोर देन T1. ठीक है. तो एट हायर टेम्परेचर, ओके, वी गेट स्लाइटली हायर टेम्परेचर वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, सेम ही है, बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस है. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, व्हाट एल्स कैन चेंज? देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज नहीं होने वाला, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेटली चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है. राइट. इट कैन शिफ्ट एट द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. प्रोडक्ट के साइड या रिएक्टेंट के साइड किधर भी शिफ्ट हो सकता है. ये डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप का, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. तो ऑब्वियसली K2 चेंज हो जाएगा. ओके. सो अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा. सो T1 के लिए ये इक्वेशन है, T2 के लिए ये इक्वेशन है. समझ में आया ना. नाउ वी हैव टू इक्वेशन. सो व्हाट वी डू इज 1 माइनस 2 करते हैं और यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट माइनस आर K1. ठीक है. इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली. आई हैवंट शोन ऑल द स्टेप्स, लेकिन तुम आसानी से सॉल्व करके देख सकते हो इसको. ओके. दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. ठीक है ना. इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर लो एंड व्हाट यू गेट इज दिस. ओके. सो दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और टेम्परेचर है ना राइट हैंड साइड. डेल्टा एस खत्म हो गया. ओके. सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच टाइम्स 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2. ठीक है. दैट इज द इक्वेशन. अब इसको सॉल्व, ये जो है ये अपन ने जानबूझ के इस साइड में रखा है बिकॉज देयर इज अ लॉग टर्म, और लॉग टर्म को अपन एक ही इसमें ले सकते हैं ना. सो लॉग जो था, सो ये जो लॉग है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता, लॉग के रूल्स अप्लाई कर सकता. ठीक है. सो बेसिकली यू नो दिस इज माइनस ए माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी. तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग बी बाय ए कर सकता हूँ, इजंट इट. सो वही अपन यहाँ पे करेंगे. ओके. आर को मैंने इस साइड में ला लिया. ओके. सो लॉग K2 बाई K1 हो गया. ओके. तो ये ln है, ln K2 बाई K1 डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. ठीक है. रिमेंबर T2 इज हायर, ओके, एंड T1 इज लोअर. ओके. टेम्परेचर इंक्रीज किया अपन ने T1 से लेके T2 तक, एंड दैट इज द इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है. ठीक है. डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ln K2 बाई K1. ओके. ये हो गया नेगेटिव. ओके. व्हाट अबाउट दिस टर्म, है ना. तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इजंट इट. सो 1 बाई T1 क्या है, दैट इज लो एंड दैट इज हाई. तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव रहेगा. ओके. सो ln K2 बाई K1 इज नेगेटिव. ओके. अगर मैं इसको देखूँ, सो व्हाट आई गेट इज K2 इज ग्रेटर देन K1, है ना. ln K2 इज ग्रेटर देन K1. ओके. ये इधर ला लूँगा, लॉग को सॉल्व कर लूँगा. ओके. यू कैन एक्चुअली डू दैट इस तरह से. ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस, कोई निगेटिव टर्म है, निगेटिव माइनस एक्स कर देते हैं. ठीक है. एंड सो ln K2
इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ln k1 माइनस एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो what we get is which term is greater, okay, isn't k1 greater than k2, ठीक है ना, k1 greater than k2। अब हुआ क्या है इसका, what does that mean, ठीक है ना, from this equation we get अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमको k1 ज़्यादा मिलता है, k2 कम मिलता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, टेम्परेचर जो है अपना वो अपन इंक्रीज ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, सो k1 जो है वो बड़ा निकलता है। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, इट इज़ शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके इजंट इट। या जो दो रिएक्शंस थे अपने, ओके ये वाले, तो पहला जो रिएक्शन था उसका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट में है, सॉरी वो राइट में है, और इसका इक्विलिब्रियम राइट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इजंट इट। टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूँ फ्रॉम T1 टू T2 तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ओके मतलब कि रिएक्शन इज एक्चुअली शिफ्टिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट अगर मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच कैसा रहेगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच बाई आर हो गया पॉजिटिव, ओके तो इसको मैं प्लस एक्स ही कर देता हूँ। और ये टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है बिकॉज T2 इज़ मोर देन T1, है ना, T2 ज़्यादा है इसलिए ये टर्म ये। अगर मान लो T1 बड़ा होता तो ये टर्म नेगेटिव होता, ध्यान में रखना, ओके। और इस केस में अगर सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो ये हो जाता है ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो ln k2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ln k1, ओके। अब यहाँ पे विच टर्म इज ग्रेटर, k2 इज ग्रेटर देन k1। एंडोथर्मिक में when you increase the temperature the reaction actually goes in the forward direction, equilibrium shift हो गया forward direction में। समझ में आया ना। देखो सेम कॉन्सेप्ट्स जो अपन ने पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स में, इक्विलिब्रियम में, वही जो है वो यहाँ पे अपने आ रहे हैं फिर से कंबाइंड फॉर्म में। H2 plus N2 gives you NH3, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत कॉमन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन बेसिकली एक्सोथर्मिक रहने की वजह से, ठीक है, इसको मेरे को लो टेम्परेचर पे करना है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, इसको मेरे को लो टेम्परेचर पे करना है। जस्ट यूज प्रॉपरली, ठीक है। टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो वी कंबाइन H2 plus N2 gives you NH3, हेबर प्रोसेस है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है सो दैट वी गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, समझ में आया ना। रिएक्शंस कैसी फेवरेबल रहेगी, सो वन ऑफ द थिंग इज बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई नीड टू डू दिस रिएक्शन एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब लो टेम्परेचर बोले तो बहुत ज़्यादा लो करूँगा तो रेट भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। रेट और इक्विलिब्रियम दीज आर बेसिकली सेम अपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन, या बट दे आर नॉट सेम। रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन का स्पीड कम हो रहा है, राइट, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इट कैन एक्चुअली मीन आइदर वे। तो यहाँ पे अगर मैं लो टेम्परेचर पे करता हूँ तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो राइट हैंड में शिफ्ट होगा, अमोनिया के साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेता हूँ मैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो मेरे को स्पीड तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम अभी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू फाइंड अ सुटेबल टेम्परेचर जहाँ पे मेरे को प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड दिस इज़ यूजुअली अ लो टेम्परेचर, सर्टन लो टेम्परेचर, मैं तुमको आगे बताऊँगा इसको लेके, बट सर्टन लो टेम्परेचर पे यू गेट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर कम करूँगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें फेवर होगा, मतलब इसका के जो है, मतलब टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर जितना बढ़ा रहा हो, टेम्परेचर वन सेकेंड, सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन
अगर मैं टी इंक्रीज करता हूँ तो के जो है वो डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ा हो तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट कम मिलेगा अपने को, हालांकि रेट बढ़ेगा, ध्यान में रखना, हालांकि रेट बढ़ेगा इस रिएक्शन का, लेकिन प्रोडक्ट कम मिलेगा अपने को। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो के भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट अपने को ज़्यादा मिलेगा। इस केस में दोनों चीज़ें हो रही है, रेट भी बढ़ रहा है रिएक्शन का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट भी अपने को मिल रहा है। क्लियर है? और कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much, bye bye. In the next class we're going to talk about Le Chatelier's principle, that is one of the most fundamental underlying principle of equilibrium chapter. Okay, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा that is going to be extremely important for us. Okay, thank you, bye bye.